नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म द्वारा लगातार राजस्थान की कला एवं संस्कृति संबंधित कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मेरे द्वारा आज आपको राजस्थान की प्रमुख कलाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। कि अब चर्चा करें, राजस्थान की हस्तकला की चर्चा करें तो जैसे कुछ सेवा कला हो गई, मीनाकारी हो गई और काष्ठ कला हो गई, ब्लू पोट्री हो गई, ब्लैक पोट्री हो गई, है ना। ऐसे कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध हस्तकलाएं हैं जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। राजस्थान के लगभग हर एग्जाम में ये टॉपिक है हस्तकलाओं का, और उससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले आज अपन करेंगे थेवा कला की बात। थेवा कला की बात करें, थेवा कला थेवा कला थेवा कला की बात करें तो हाँ, पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसे हस्तकलाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो कोई हस्तकला का नाम देके उसका स्थान पूछ लिया जाता है, या फिर उसके कोई प्रमुख जो कलाकार हैं या कारीगर हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी अपन इस पर चर्चा करेंगे तो दोनों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और पिछले सालों का अगर अपन पेपर देखें तो उसमें या तो मैच करने के लिए आया हुआ है, या फिर पर्टिकुलर किसी न किसी हस्तकला का नाम देके और उसका स्थान पूछ लिया गया है। ठीक है, तो जैसे बात कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ थेवा कला की। तो थेवा कला की बात करें तो ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से, है ना। प्रतापगढ़ जिले में थेवा कला के लिए राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला ये प्रसिद्ध है। इसकी बात करें थेवा कला की तो ये होती क्या है थेवा कला। तो थेवा कला की बात करें तो ये है कांच पर सोने की कारीगरी करना। क्या है थेवा कला के अंदर? कांच पर सोने की कारीगरी करना, कारीगरी करना। अब ये कारीगरी कैसे होती है? तो इसमें क्या होता है कि चित्र बनाए जाते हैं। तो एक सोने की चादर ले ली जाती है और उस पर बहुत सारे चित्र बना दिए जाते हैं। जैसे कोई देवी देवताओं की प्रतिमाएं बना दी, कोई आभूषण है या कोई बर्तन है, उस पर कोई ना कोई सोने का सोने के चादर से उस पर चित्र बना दिए जाते हैं और उसके ऊपर फिर कांच में उसको ढाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस पे जो सोने कांच पर सोने की कारीगरी करना। ठीक है, अब ये जो कांच होता है ये क्या है कि बेल्जियम बेल्जियम एक देश है, वहां का है ना। बेल्जियम का रंगीन कांच है, उसके अंदर ये कारीगरी की जाती है। ठीक है, बेल्जियम के रंगीन कांच पर। ठीक है, रंगीन कांच पर। अब इसकी शुरुआत की बात करें कि ये कब हुई, कहाँ हुई, तो जैसे जगह तो बताई दी मैंने आपको, प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़ में भी लगभग ये आज से लगभग 500 साल पहले इसकी शुरुआत होती है, साउंत सिंह के समय, राजा साउंत सिंह के समय, प्रारंभ, समय प्रारंभ। वैसे तो पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना जरूरी है कि किसके समय प्रारंभ हुई। तो साउंत सिंह के समय प्रारंभ हुई। कहाँ हुई? प्रतापगढ़ में। ठीक, अभी काम करता कौन है? ज्यादातर क्या है, हस्तकलाओं पे किसी न किसी घराने का विशेषाधिकार हो रखा है ना। तो इसकी बात करें थेवा कला की तो वहां का सोनी परिवार है, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, सोनी परिवार, इस पर एकाधिकार है। ठीक है, और इन्होंने इस थेवा कला को बहुत ही गोपनीय रख रखा है। किसी को भी इसकी जो भी पद्धति है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रखी है, वो इस पे काम करते हैं और उन्होंने अपने आप को इसको गोपनीय बनाए रख रखा है इस थेवा कला को। ठीक है, सोनी परिवार, कई बार ये जैसे ये सोनी परिवार इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार किसी का जगह का नाम न देके या फिर किसी कलाकार का नाम न देके घराना भी पूछ लेते हैं। तो ये घराना सोनी परिवार है ना, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुछ इसके बात करें कि भाई इसके कोई कलाकार कौन रहे हैं या शुरुआत किसके समय, प्रारंभ में कौन थे कलाकार, है ना। तो कई बार कलाकारों के नाम भी पूछ दे देते हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको कलाकारों के कारीगर। तो जैसे बात करें कि महेश चंद सोनी,
महेश चंद सोनी, राम प्रसाद, ऐसे कुछ। तो ये तो याद रहे या नहीं रहे ज़्यादातर, पर है कहाँ पे या क्यों, क्या खासियत है, ये थोड़ा सा जरूर है, ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया अपना ठेवा कला। अब इसके बाद अपना बात करते हैं अगली अपने कुछ जयपुर की कुछ फेमस हस्तकलाएं हैं, जैसे ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। आगे याद रखना, इंपॉर्टेंट है ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री की बात करें अपन कि इसमें ये है क्या या कैसे, कहाँ की है, इसके लिए ऐसे बात करते हैं। तो जैसे इसकी शुरुआत की बात करें अपन, तो ये वैसे तो भारत की नहीं थी, तो ये मूलतः तो जैसे चीन व ईरान की थी ये कला। कहाँ की थी, चीन या ईरान की मूलतः। भारत में क्या भाई, भारत में ये मुगल काल में भारत में आती है, मुगल काल में, मुगल काल में इसका आगमन होता है। ठीक है, और राजस्थान में बात करें तो इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है जयपुर से। जयपुर, जयपुर में के दो कलाकार हुए हैं, एक चूड़ामन और एक कालू, है ना। उन्होंने इस पे काम किया, ब्लू पोट्री पे, ब्लू पोट्री पे उन्होंने काम किया है। चूड़ामन व कालू, चूड़ामन व कालू इसके प्रसिद्ध या प्रथम कलाकार मान सकते हो, कारीगर, है ना, कारीगर, ये याद रखना। चूड़ामन व कालू जयपुर के हैं, ये इसके कारीगर हैं, और ये क्या है, दिल्ली जाके सीख के आए थे सबसे पहले। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अपन बात करें कि इसमें भाई जयपुर में तो हो गया, पर जयपुर में भी किसके समय हुआ, तो सवाई राम सिंह के समय, सवाई राम सिंह के समय। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सवाई राम सिंह के समय ब्लू पोट्री जयपुर। ठीक है, ये सब अपन याद रखें। इसके अंदर क्या होता है कि पहले तो चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और चित्र बना के उसके ऊपर क्या किया जाता है, पहले तो किसी बर्तन पे या किसी भी आभूषण पे कोई चित्र बना देंगे, और उसके बाद उस पर एक घोल चढ़ाया जाता है। ठीक है, और वो घोल क्या होता है, लगभग 800 सेंटीग्रेड गर्म किया होता है। ठीक है, तो वो चढ़ाया जाता है, फिर उसमें ये बन जाता है ना, वो मतलब पक्का हो जाता है, फिर कलर वगैरह उतरता नहीं है उसका, है ना। तो पहले तो क्या, बर्तन पर या आभूषण पर चित्रकारी की जाएगी, आभूषण पर चित्रकारी, क्या किया जाएगा, चित्रकारी की जाएगी। बर्तन या आभूषण पर चित्रकारी, और उसके बाद क्या होगा, चित्रकारी करने के बाद उस पर एक घोल चढ़ाया जाएगा, घोल चढ़ाया जाता है। अब घोल के अंदर कई प्रकार की चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कोई कांच हो गया, जिप्सम हो गया, मुल्तानी मिट्टी, कथीरा, तो कई चीजें मिली होती हैं, उनका एक घोल बना रखा होता है ना, वो चढ़ाया जाता है। और वो घोल लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। ठीक है, जिससे उसका रंग ना निकले, कहीं भी लगाया जाता है तो उसका रंग नहीं निकले। ठीक है, ये है अपनी ब्लू पोट्री। अब बात करें जयपुर की, एक और है मीनाकारी। कौन सी है, मीनाकारी। ये भी कहाँ की है, जयपुर की। मीनाकारी की बात करें तो आभूषणों में रंग भरने का कार्य है। मीनाकारी क्या होती है, आभूषणों में रंग भरने का कार्य होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। तो जो आभूषण होते हैं उनमें जैसे लाल काले पीले रंग के
कोई कुछ रंग भरे जाते हैं, वो मीनाकारी कहलाती है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो ये जयपुर में मानसिंह प्रथम के समय, मानसिंह प्रथम के समय प्रारंभ हुई थी। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे मीनाकारी की शुरुआत तो मानसिंह के संग प्रथम के समय हो गई, लेकिन इसको प्रसिद्ध करवाने का काम किसका है या कौन कौन से कलाकार रहे हैं, तो कुंदन सिंह जी रहे हैं। कुंदन सिंह शेखावत इसका कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है, जिसने इसकी शुरुआत की, कुंदन सिंह शेखावत। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये इसका नाम देके कुंदन सिंह जी का कि कौन सी कला से जुड़े हुए हैं, तो अपन क्या बता देंगे, मीनाकारी। और एक महिला भी रही हैं, महिला कारीगर भी हैं, नाथीबाई। ये भी आप याद रख लेना, एक बार शायद कहीं पूछा गया है, ये मुझे ध्यान है, ये नाथीबाई। ये भी क्या है, इसे की एक कारीगर हैं, किसकी, मीनाकारी की, और महिला कारीगर है। ये हो गया। इसके बाद अपना नेक्स्ट है मीनाकारी के बाद बंदेज। बंदेज का तो नाम सुना होगा आपने कि बंदेज होता है क्या है। बंदेज, बंदेज में क्या होता है कि कपड़े को बांध कर उसकी रंगाई की जाती है। क्या किया जाता है, कपड़े को बांध कर की रंगाई की जाती है, रंगाई की जाती है, ठीक है। ये हो गया बंदेज। इसको बंदेज का एक दूसरा नाम भी है, ये भी कहाँ का है, जयपुर का प्रसिद्ध है, ये भी जयपुर का। तो टाई एंड डाई के नाम से भी जाना जाता है, टाई एंड डाई मतलब टांगों और रंगों, टांगों व रंगों, समझ गए। मतलब बांध दिया जाता है, और बांधने का पर्पज ये है कि बांधने के बाद उसको इसमें कलर रंगों में डुबाया जाता है, और जहां जहां से बांध रखा होता है वहां पे तो रंग लगता नहीं है, बाकी जगह पे रंग आ जाता है, ठीक है। और ये ज्यादातर बंदेज का कार्य किस पे किया जाता है, जैसे चूंदड़ी या फिर पगड़ी, इन पे किया जाता है ज्यादातर, ठीक है। अच्छा, इसका जो काम करता है कारीगर है, को बंधारा कहते हैं, है ना। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि वैसे आ जाए इनडायरेक्टली कि बंधारा कौन है? तो उसकी जो मतलब ये बंदेज का जो कार्य करता है वो बंधारा, बंधारा, बंधारा कौन होता है, का कारीगर, या फिर बंदेज का काम करने वाला, बंदेज का काम कार्य करने वाला, ये करने वाला, ठीक है। ये हो गया। इसके भी कुछ बात करें अपन कि ये बंदेज का कार्य कर दिया और ये फेमस हो गया जयपुर के लिए। अब इसके अलावा जयपुर के कुछ और हैं, जैसे छापे छपाई से रिलेटेड ही हैं, जैसे जयपुर प्रिंट हो गया, बगरू प्रिंट हो गया, है ना। तो ये दोनों भी क्या है जयपुर के अंदर, एक तो जैसे बगरू प्रिंट और एक सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है कहाँ पे, पहले तो ये जयपुर में, और क्यों प्रसिद्ध है, छपाई के लिए, ठीक है। ये ज़्यादातर छपाई, कपड़ों पे छपाई, जैसे बेडशीट वगैरह हो गई, है ना, तो छपाई कार्य उनका अलग अलग है, उनकी सबकी अलग अलग खासियत भी होती है। तो ज़्यादातर इसमें लाल व काले रंग का प्रयोग होना, काले रंग का प्रयोग, ठीक है। ऐसे ज़्यादातर तो आपसे ये पूछ लेंगे कि है कहाँ से रिलेटेड, तो जयपुर से रिलेटेड है, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद अपने बात करें एक नेक्स्ट अपने दाबू प्रिंट,
ताबू ताबू प्रिंट की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को दिमाग में आता है कि ये है क्या। तो क्या होता है कि जैसे कोई कपड़ा है उसको रंगना है या जिसको जहाँ से नहीं रंगना है उस स्थान को दबा दिया जाता है किसी न किसी चीज़ से। ठीक है, तो वो दाबू प्रिंट कहलाता है। ठीक, दाबू प्रिंट की बात करें तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि किसी कपड़े को जहाँ से नहीं रंगना हो उस स्थान, तभी इस दाबू प्रिंट का प्रयोग किया जाता है ना। किसी कपड़े को नहीं रंगना है तो उसे लुगदी से दबा दिया जाता है। लुगदी से दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। और ये जो लुगदी है ना, इसी को दाबू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाबू कहते हैं। और इस दाबू प्रिंट के लिए चित्तौड़गढ़ जिले का एक अकोला नामक स्थान है, वो प्रसिद्ध है। ये आपसे पूछा जा सकता है अकोला क्यों प्रसिद्ध है। अकोला कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अकोला को याद जरूर रखना, इंपॉर्टेंट है अकोला चित्तौड़गढ़ में। क्यों प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए। और दाबू प्रिंट होता क्या है कि जिस जहाँ पे से किसी कपड़े को रंगना नहीं होता तो उसको दबा दिया जाता है ना, लुगदी से दबा दिया जाता है। अब ये लुगदी भी क्या है कि अलग अलग स्थानों पर, राजस्थान में कई जगह होता है काम तो दाबू प्रिंट का, पर फेमस तो जैसे अकोला हो गया। और ये लुगदी के लिए भी कई चीजें प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे अब कई जगह की बात करते हैं, जैसे सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर की बात करें अपन, तो इस लुगदी के में मोम का प्रयोग किया जाता है। का मोम का प्रयोग किया जाता है। और बालोतरा की बात करें या बाड़मेर की, बाड़मेर या बालोतरा, तो वहां पे इस लुगदी के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का प्रयोग। और जैसे पहले अपन ने चर्चा की थी दाबू प्रिंट उसकी, सॉरी सांगनेरी प्रिंट की और उसकी बगरू प्रिंट की, तो उसमें भी इसका लुगदी का प्रयोग होता है। दाब वहाँ भी जैसे कहीं वहाँ भी प्रिंट हो रहा है तो वहाँ भी कोई किसी चीज़ को छिपा जहाँ पे नहीं रखना है उसके लिए दाबू का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? गेहूं के आटे का प्रयोग, है ना। सांगानेर या फिर बगरू, है ना, या इसका किया जाता है गेहूं के आटे का प्रयोग। गेहूं के आटे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अकोला का, चित्तौड़गढ़ का अकोला इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये सब है ना कि जहाँ से नहीं रंगना है वहाँ को लुगदी से उसको दबा दिया जाएगा। उसके बाद अपन बात करें सफाई से रिलेटेड ही है, तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है एक तो अजरक प्रिंट और एक मलिर प्रिंट, है ना। तो अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बाड़मेर का, बाड़मेर का। और बाड़मेर में भी क्या है कि खत्री जाति के लोग, खत्री जाति के लोगों के द्वारा सफाई का कार्य किया जाता है ना, सफाई का कार्य। कई बार आपसे पर्टिकुलर जाति पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि खत्री जाति के लोगों के द्वारा इस छपाई कार्य किया जाता है। इसकी खासियत क्या है कि कपड़े के दोनों तरफ इसकी छपाई की जाती है ना। कपड़े के दोनों तरफ छपाई, दोनों तरफ छपाई कार्य, छपाई कार्य। ठीक है,
और ये ज़्यादातर जैसे लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है इसमें, लाल व नीले रंग का प्रयोग, नीले रंग का प्रयोग। ठीक है, तो ये याद रखना, बाड़मेर का अजरक प्रिंट है और खत्री जाति के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और कपड़े के दोनों तरफ छपाई कार्य किया जाता है, ये इसकी खासियत है, ये भी याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाड़मेर का एक और है मलिर प्रिंट। कौन सा है? मलिर प्रिंट। बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है? ये भी छपाई के लिए। तो ये ठीक है, ठीक है, ये याद रख लेना। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे उसके अंदर काले और लाल नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे काले व कत्थई रंगों का प्रयोग, रंगों का। ठीक है, कई बार पूछा गया है इसको, मलिर प्रिंट को ना, नाम दे के पूछा गया है कि कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद अपन बात करें, एक है अपना नेक्स्ट बादले। अब ये पूछा जाए कि भाई बादले होते क्या हैं, तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि बादले होते क्या हैं। बादले, बादले जिंक के बने हुए बर्तन हैं, जिंक धातु के बने हुए बर्तन हैं जिनमें पानी रखा जाता है और वो लंबे समय तक ठंडा रहता है। और ठंडा क्यों रहता है? कि उसके ऊपर जो बर्तन है उसके ऊपर या तो कोई कपड़ा या फिर चमड़े का कवर चढ़ाया जाता है। ठीक है, जिससे वो लंबे समय तक जल ठंडा बना रहे। बादले, तो बादले क्या होते हैं? जिंक के बने बर्तन जिनमें जिन पर कपड़े या चमड़े का आवरण चढ़ा होता है, आवरण चढ़ा होता है। और इन बादलों का क्या है प्रयोग है? मुख्यतः जल के लिए, है ना। जल को ठंडा रखने के लिए। ये तो बात होगी कि बादले हैं क्या, पहली बात तो होगी जिंक के बने बर्तन है। ठीक है, तो क्या प्रयोग है इनका? तो जल को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये है कहाँ के प्रसिद्ध? क्वेश्चन आएगा यहाँ से, कहाँ के प्रसिद्ध है बादले? तो बादले हैं भाई जोधपुर के। कहाँ के हैं? जोधपुर के। ये आप याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पिछले कई एग्जाम्स में, आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, के द्वारा पूछा गया है बार बार कि बादले, या तो बादले हैं क्या या फिर बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो जोधपुर के हैं और हैं क्या कि जिनके बने बर्तन है, जिनको जल को ठंडा रखने के लिए, लंबे समय तक ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस पर कैसे ठंडा रह सकता है कि चमड़े का या फिर कपड़े का इन पर आवरण चढ़ा होता है। ठीक है, ये हो गए बादले। फिर है एक कोफ्तागिरी, नेक्स्ट है अपनी कोफ्ता। कोफ्तागिरी की बात करें तो क्या, पहले तो कोई धातु का बना हुआ कोई वस्तु होती है ना, किसी भी धातु की बनी होती है, और उस पर क्या होता है कि सोने के तारों से उसको सजावट की जाती है। ठीक है, कोफ्तागिरी के अंदर, कोफ्तागिरी में क्या होता है कि किसी ठोस धातु, है ना, ठोस धातु
ठोस धातु से बने बर्तनों पर सोने के तारों से कारीगरी की जाती है, की जाती है। ठीक है, तो ये हो गई कोफ्तागिरी। और कोफ्तागिरी प्रसिद्ध किसकी है? जयपुर व अलवर की। जयपुर व अलवर कोफ्तागिरी के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखना। ठीक है, कोफ्तागिरी। कोफ्तागिरी के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आ जाता है गलीचे व दरिया। गलीचे व दरिया, तो ये भी क्या जयपुर की फेमस है। गलीचे व दरिया। गलीचे में दरिया तो आप समझ गए होंगे होते क्या है भाई, जो घरों में काम में आती है, मुख्यतः फर्श पे बिछाने के लिए या कोई बैठने के लिए काम में आ जाती हैं। ठीक, तो इनके लिए जयपुरी प्रसिद्ध है। अभी बने किसके होते हैं? तो ज़्यादातर तो सूत के या फिर ऊन के बने होते हैं, है ना। और उनको क्या कहते, उसको धागों को जैसे लकड़ी पे लेके, लकड़ी का कोई लूम लिया जाता है, उसके अंदर क्या क्या है, उसको भुना जाता है। ठीक है, फिर कोई ना कोई नई डिजाइन तैयार हो जाती है ना। तो जयपुर के लिए ठीक है, ऊन सूत के धागों से बुना जाता है। ठीक है, बुना जाता है। प्रसिद्ध कौन है? जयपुर हो गया। अच्छा, जयपुर और बीकानेर की जो जेल है, केंद्रीय जेल है, सेंट्रल जेल्स, उसके जो कैदी हैं उनको भी ये कार्य दिया गया है। गलीचे व दरिया बनाई जाती है, उनके बदले उसको मजदूरी दी जाती है ना। तो ये भी आप याद रख लेना कि जयपुर व बीकानेर के कैदियों को, कैदियों द्वारा ना, कैदियों द्वारा, कैदियों द्वारा दरी व गलीचे बनाने का कार्य किया जाता है। दरी व गलीचे बनाने का कार्य किया जाता है। कार्य किया जाता है। अच्छा, ये जयपुर का ही हो गया। हाँ, जयपुर का एक और उद्योग फेमस है, जैसे मूर्ति उद्योग है। तो ज़्यादातर मूर्तियों का निर्माण जयपुर में किया जाता है, तो ये भी अपन याद रख लेंगे ना। मूर्तियों का निर्माण कार्य कहाँ होता है? जयपुर में। ये भी आप याद रख लेना। मूर्ति निर्माण हेतु भी कौन फेमस है? जयपुर। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना, जयपुर प्रसिद्ध है। इसके अलावा और बात करें अपन तो कुछ हैं, जैसे साड़ियाँ। तो जैसे मसूरिया की साड़ियाँ, ये साड़ी, या फिर कोटा डोरिया की साड़ी, ये भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये है कहाँ की? पर्टिकुलर कोटा की। ये अपने डिजाइन के लिए या फिर कलर के प्रयोग के लिए, है ना, या फिर अपने वजन के लिए, सबके लिए अलग चीज़ से विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा गया है कई बार कि मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कोटा की है। फिर कोटा डोरिया, तो ये तो आप समझ जाओगे कोटा की है क्या, ये चीज़ साड़ियाँ हैं। या कोटा डोरिया के बारे में पूछ लेते हैं, कोटा डोरिया है क्या, तो ये साड़ी है। ठीक है, मसूरिया या कोटा डोरिया दे के पूछ लेते हैं कि क्या है, ये तो साड़ियों के प्रकार ऐसे। इसके अलावा जैसे एक और है, जाजिम की छपाई।
का भी एक बार पूछा गया है कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है जाजम की छपाई, तो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ये कुछ फेमस फेमस स्थान हो गए, है ना। तो चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ तो कई चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे काष्ठ उद्योग के लिए, है ना। अगर काष्ठ उद्योग की बात कर लेते हैं अपन, काष्ठ यानी लकड़ी का उद्योग, है ना, लकड़ी उद्योग के लिए, काष्ठ उद्योग के लिए काष्ठ या फिर काष्ठ कला। ये होती क्या है भाई काष्ठ कला, है ना, ये दिमाग में आ जाए तो जो घरों के जो सामान है दैनिक कार्य में जो प्रयोग आते हैं वो हो गए, या फिर कोई मंदिर की पूजा से संबंधित सामान हो जाता है ना। तो वो सारे क्या है इस काष्ठ कला के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और काष्ठ कला के लिए फेमस कौन है? चित्तौड़गढ़ फेमस है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी एक जगह है बस्सी। बस्सी ये आप याद रखना, पर्टिकुलर पूछ सकते हैं आपसे, बस्सी का नाम है कि बस्सी क्यों फेमस है। तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है और है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। क्या काम किया जाता है? लकड़ी का सामान बनाया जाता है सब, लकड़ी का घरेलू सामान, घरेलू सामान, पूजा से संबंधित, पूजा संबंधित सामान, संबंधित सामान, या फिर लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, ये सब कहाँ बनाए जाते हैं? ये बस्सी में, चित्तौड़गढ़ में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध कौन है? चित्तौड़गढ़, है ना। तो चित्तौड़गढ़ में बस्सी इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें जैसे और एक जैसे गोटे का काम, ये भी है हस्तकला के में ही आ जाता है। गोटा समझते हो क्या? जैसे चुनरी पे कुछ लगाया जाता है चमकीला, वो सिल्वर का हो या गोल्डन कलर का हो, अलग अलग डिजाइन की जाती है गोटा, है ना। गोटा, गोटे का कार्य, है ना, गोटे का कार्य। गोटा होता क्या है? वस्त्रों को सजाने के लिए प्रयुक्त, है, सजाने हेतु लगाया जाता है, ठीक है। अब कहाँ का गोटा प्रसिद्ध है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, या ये गोटा का कार्य सबसे ज्यादा किया कहाँ पे जाता है, या कहाँ का गोटा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो एक जगह है खंडेला। खंडेला, खंडेला की बात करें तो ये पहले तो सीकर जिले में है, सीकर में। और नवीन जिलों के अनुसार बात करें अपन तो ये नीम का थाना, ठीक, ये आ जाएगा। इसके अलावा एक खंडेला सीकर के अलावा एक दूसरा जयपुर भी अपने गोटे के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गोटे के लिए आप ये दो स्थान जरूर याद रख सकते हो, तो खंडेला, नीम का थाना, या फिर सीकर जो भी ऑप्शन आ जाए, और जयपुर, ये दोनों आप याद रखेंगे। इसके अलावा अपन बात करें हस्तकलाओं के क्रम में मणियों की माला, है ना। देखे होंगे कि बहुत से लोग गले में पहन के रखते हैं लकड़ी की बनी हुई माला, है ना। तो उसका वो उसके लिए भी प्रसिद्ध है राजस्थान में। राजस्थान में मणियों, या फिर मणियों की माला, है ना, मणियों की माला मणियों की माला के लिए नाथ द्वारा, उदयपुर का नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा, हाँ, उदयपुर, ठीक है। उदयपुर का नाथ द्वारा मणियों की माला के लिए प्रसिद्ध है। और ये माला किसकी बनी होती है? तो तुलसी की लकड़ी की, ये भी आप याद रख लेना, तुलसी की लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। ये अपने को याद रखनी है। इसके बाद अपन बात करें कि भाई और कौन कौन सी रह गई, तो कुछ जैसे अब हाल ही में कावड़, कावड़ के बारे में सुना होगा, श्रावण महीने में आपने, है ना। तो उस ये भी एक हस्तकला का ही उदाहरण है। कावड़, कावड़ होती क्या है, हाँ? तो कावड़ की बात करते हैं अपन। कावड़,
कावड़ की बात करें तो कावड़ एक लकड़ी का मंदिरनुमा आकृति होती है, लकड़ी की एक मंदिरनुमा आकृति। पहली बात तो कावड़ है क्या, तो लकड़ी की मंदिरनुमा आकृति है, लकड़ी की मंदिरनुमा। पहली बात पूछ लेते हैं आपसे, कावड़ है क्या, कई बार पूछा भी गया है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि लकड़ी की मंदिरनुमा जो आकृति होती है उसको कावड़ कहा जाता है। अब ये लकड़ी भी किसकी होती है, तो एक सालर वृक्ष है, सालर वृक्ष की। ठीक है, सालर वृक्ष के क्या होता है कि वेट में हल्का होता है, तो इसलिए इसकी बनाई जाती है। अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है इस मंदिरनुमा आकृति की, कि इसके अंदर बहुत सारे द्वार होते हैं, द्वार या खिड़कियां होती हैं। ठीक है, और इन खिड़कियों पे क्या होता है, रामायण या महाभारत के चित्र बने होते हैं, रामायण और महाभारत के चित्र। चित्र अंकित होते हैं। ठीक है, होते हैं। अब प्रत्येक द्वार पे कोई न कोई घटना होती है, रामायण की या महाभारत की घटी हुई घटना, उसका चित्र अंकित रहता है, बना हुआ होता है, और उसके बारे में चर्चा करते हैं तो वो गेट खुलता जाता है ऐसे। ठीक है, और लास्ट में जब ये पूरे सारे गेट खुल जाते हैं तो पीछे राम परिवार की प्रतिमा भी बनी होती है इसमें अंदर, ये भी आप याद रख लेना, राम परिवार की प्रतिमा है। राम परिवार में कौन कौन आ जाएंगे भाई, राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी, ये सब आ जाएंगे, ये बनी होती हैं। ठीक है, और कावड़ है ना, तो जैसे ज़्यादातर जो शिव भक्त होते हैं वो जाते हैं कहीं हरिद्वार वगैरह, तो वो अपने कंधों पे उठा के इसको लेके जाते हैं। ठीक है, कावड़ हो गया। ठीक है, याद रख लेंगे कावड़ के लिए। अच्छा, अब इसके बाद अपन बात करें बेवाण और है, ये भी इसी से रिलेटेड है, बेवाण। बेवाण का आपने नाम सुना होगा, बेवाण। ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया, और कई की एग्जाम्स में पूछा जा सकता है बेवाण होता क्या है? नाम थोड़ा सा अटपटा है, बाकी है बहुत आसान चीज। ये बेवाण होता है लकड़ी का बना मंदिर। बेवाण क्या है, लकड़ी का बना मंदिर। ठीक है, ये देखते होंगे आप, घरों में भी रखा होता है ना, लकड़ी के बने हुए मंदिर होते हैं ना, तो सारे बेवाण कहलाते हैं, एक पर्टिकुलर नाम है उनका, बेवाण। इसके बाद अपन बात करें इसी क्रम में, तो कठपुतली। कठपुतली, कहीं भी जाते हो आप पर्यटन स्थल पर, तो वहाँ कहीं न कहीं आपको कठपुतलियाँ देखने को मिल जाती हैं। कठपुतली क्या होती हैं भाई, कपड़े की बनी होती हैं, और नट जाति के लोग उसको नचाते रहते हैं ना, धागों से लटकाते रहते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, तो आगे पीछे जैसे भी अच्छे लगते हैं। तो इस कठपुतली की बात करें तो इसका जनक राजस्थान में ही मतलब माना जाता है कि कठपुतली का जन्म राजस्थान में हुआ था। ठीक है, इसका जन्मदाता राजस्थान को ही माना जाता है, माना जाता है राजस्थान को। ठीक है, और जो राजस्थान के नज़दीकी जैसे गुजरात है, इसमें भी होता है इसका कार्य, लेकिन प्रारंभ ऐसे माना जाता है कि कठपुतली की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। करते कौन है इसको, जो नचवाने का कार्य करते हैं नट जाति के लोग, नट जाति के लोगों के द्वारा, याद रख लेना, नट जाति। ठीक है, एक कठपुतली के देवीलाल जी सामर हुए हैं, प्रसिद्ध कलाकार देवीलाल सामर, इनको आप याद रखना, तो पूछ भी सकते हैं किससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है देवीलाल सामर। ठीक है, कठपुतली से संबंधित कलाकार हैं, और इनको, ठीक है, अच्छा, इनको पद्मश्री भी मिला गया है, इसी के लिए कठपुतली कला के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, पद्मश्री मिला हुआ है इनको, किसको, देवीलाल सामर जी को, कठपुतली के लिए। 1968 में, 1968 ईस्वी, देवीलाल सामर जी को कठपुतली कला के लिए
पद्मश्री भी दिया गया। ये हो गई अपनी कठपुतली। अब इसके बाद बात करते हैं उस्ता कला। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला के अंदर क्या होता है कि ऊँट के जो खाल है या बाल हैं उस पर कोई न कोई कारीगरी की जाती है, डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो बीकानेर का उस्ता घराना है ना, तो उस्ता परिवार है, वो ये सारा काम करता है, चित्रकारी करने का या कला कारीगरी करने का काम करता है। ठीक है, तो उसके के सामुद्दीन उस्ताद जी रहे हुए हैं, है ना, वो इसके बहुत प्रसिद्ध कारीगर रहे हैं। ठीक है, उनको भी पद्मश्री मिला हुआ 1988 में। ठीक है, तो बात करते हैं अपन उस्ता कला की। उस्ता कला होती क्या है? ऊँट के बालों पर कारीगरी करना है ना, बालों या खाल पर कारीगरी करना। है कहाँ की प्रसिद्ध? तो बीकानेर। बीकानेर में, और बीकानेर में भी उस्ता परिवार। परिवार जैसे थेवा कला के लिए सोनी परिवार प्रतापगढ़ का फेमस है, वैसे ही पर्टिकुलर अलग अलग घराने प्रसिद्ध हैं किसी न किसी कार्य के लिए। तो जैसे यहाँ बीकानेर का ये उस्ता परिवार है, ये उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक इसके प्रसिद्ध कारीगर हैं शामुद्दीन उस्ता, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है। कब? 1988 में। यहाँ पर याद है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं टेरिकोटा की। नेक्स्ट अपनी हस्तकला में टेरिकोटा। टेरिकोटा, टेरिकोटा होता है क्या? टेरिकोटा होता है क्या? तो टेरिकोटा की बात करते हैं तो मिट्टी के बने खिलौने या मिट्टी की बनी वस्तुएं वो टेराकोटा कहलाती हैं। मिट्टी की बनी वस्तुएं, खिलौने क्या कहलाते हैं? टेराकोटा। खिलौने या आकृतियां कह सकते हो आप, जो भी जो मिट्टी से बना है वो टेरिकोटा हो गया। टेरिकोटा के लिए एक राजसमंद जिले का मोलेला गांव, राजसमंद का मोलेला गांव विश्व प्रसिद्ध है साहब, को याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है? टेराकोटा की मण मूर्तियों के लिए। ठीक है, मिट्टी की बनी मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो जैसे ज़्यादातर तो इसमें मोलेला की बात करें तो भैरू जी की, काली माता की, गणगौर की, व अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। वो किसकी बनी होती हैं? मिट्टी की बनी होती हैं। ये तो मोलेला गांव प्रसिद्ध हो गया। इसके अलावा ये तो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब जैसे कोई कहीं खिलौने भी बने हैं मिट्टी के, कहीं और कुछ भी बन जाते हैं, मिट्टी से बनी हुई सामग्री है ना, जैसे कोई गड्ढे वगैरह हो गए, है ना, कुछ। तो एक जैसे राजसमंद का मोलेला प्रसिद्ध तो हो गया मूर्तियों के लिए, एक है हरजी गांव जालोर का, हरजी गांव जालोर। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है क्यों प्रसिद्ध है। तो ये मामा के घोड़ों के लिए, मामा के घोड़ों के निर्माण है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हरजी गांव जालोर मामा के घोड़ों के लिए निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक सवाई माधोपुर के अंदर छाया मोता गांव, सवाई माधोपुर का छाया मोता गांव,
तो ये भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है भाई? मिट्टी के खिलौनों के लिए। ठीक है, खिलौनों के लिए। तो ये आज की कक्षा में राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण हस्तकलाएं थी जिसके बारे में हमने चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और ज़्यादातर प्रयास यही किया गया है कि एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया है।